अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शेख मोहम्मद यूनस। आप देख रहे हैं करंट अफेयर विद शेख यूनस। नाजरीन, इस वक्त ईरान आयतुल्लाह खामनेई की शहादत का सोग मना रहा है। इस वक्त ईरान के अंदर लाखों लोगों की मौजूदगी में ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खामनेई, उनकी तदफीन जारी है। नाजरीन, ईरान इस वक्त अमेरिका की बर्बरियत का भी सोग मना रहा है। नाजरीन, ईरान इस वक्त जो इसराइल ने ज़ालमाना कार्रवाइयाँ की उसका भी सोग मना रहा है। नाजरीन, ईरान इस वक्त उस चीज़ का भी सोग मना रहा है जिसको हमने जंग के दौरान, जिस वक्त ये जंग शुरू हुई थी, देखा था। मिनाब के अंदर 168 बच्चियों को जिस तरह शहीद किया गया, उनको जिस तरीके से खून में नहलाया गया, जिस तरीके से उन पर जुल्म किया गया, ईरान उस चीज़ का भी सोग मना रहा है। नाजरीन, इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आज जो अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है उसमें ये बड़ा वाज़े तौर पे लिखा गया है कि अमेरिका के पास इस वक्त हथियारों की वाज़े तौर पर कमी नज़र आ रही है। जो अमेरिका के इदारे हैं, राइटर्स की रिपोर्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भी हम ये देख रहे हैं जो अमेरिका के जो इंटरसेप्टर्स हैं उसमें थार्ड्स और पैट्रियट जो आते हैं, इसके साथ साथ जो उनका अटैक मिसाइल है टोमाहोक मिसाइल, जो अमेरिकन नशरियाती इदारे हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भी हमें यह बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी मौजूद है। इसके साथ साथ इसराइल के अंदर भी हम यही सूरत हाल देखते हैं। तो जो अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जो आर्टिकल छपा है उसमें यह भी वाज़े तौर पर लिखा गया है, ये जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका और इसराइल, ये टाइम जो है वो वाज़े तौर पे टाइम ले रहे हैं कि जंग की तैयारियां की जा सके। इसके साथ साथ ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि थार्ड और जो पैट्रियट हैं इंटरसेप्टर्स, उनके लिए वाज़े तौर पे उनकी जो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाई जा रही है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं ईरान ने जिस तरीके से हमने ये देखा जंग से पहले जो एक इसराइल और अमेरिका का हवा था, जो अब हम मिडल ईस्ट में और पूरी दुनिया में हमें वो इसराइल और अमेरिका की जो बर्बरियत, जो हाकमियत थी, वो हमें ख़त्म होती हुई नज़र आई। नाजरीन, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर इमरान मलिक साहब ने। जी ब्रिगेड साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी सर? जी आवाज़ आ रही जी ब्रिगेड साहब, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा, ये जो अल जज़ीरा की रिपोर्ट है जिसमें ये बड़ा वाज़े तौर पे कहा गया है कि अमेरिका के पास इस वक्त जो उनके इंटरसेप्टर्स हैं और जो उनके मिसाइल्स हैं उनकी कमी हो चुकी है, तो आप किस तरह देखते हैं ये जो मुज़ाकरात का बहाना लिया जा रहा है, क्या इसकी आड़ में कोई तैयारी की जा रही है? बहुत धन्यवाद जनाब कि आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, ये अभी जंग जो अभी हुई है अमेरिका और इजराइल ने जो जंग किया है ईरान के ऊपर, उसके बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स होंगे और हैं जिनका अभी हमें आहिस्ता आहिस्ता इज़ाक होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो कि आपने जो पॉइंट उठाया कि क्या अमेरिका ने और इजराइल ने अपने जो ज़राए हैं के जो इनके स्टॉक्स हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं करती है। इसमें दो अवामिल हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि तादाद, उन्होंने बेदरेग अपने मिसाइल जो हैं वो और बॉम्ब्स जो हैं उन्होंने ईरान के ऊपर इस्तेमाल किए हैं, और इस बात का उनको ख्याल था कि ये जंग जो है ये चंद घंटों में नहीं तो चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी और वो ईरान के ऊपर हावी हो जाएंगे। मगर इतनी सारी बमबारी करने के बावजूद, इतने सारे मिसाइल्स दागने के बावजूद, इतने ड्रोन्स उनको ईरान के ऊपर भेजने के बावजूद वो ईरान की हिम्मत को नहीं तोड़ सके और उसको शिकस्त नहीं दे सके, उसके ऊपर फतह याब नहीं हो सके। तो एक पहलू ये है जो आपने पॉइंट आउट किया कि उनकी तादाद जो है स्टॉक्स की जो है वो आधे से ज़्यादा, खबरें ये हैं कि आधे से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं ईरान की इस जंग के अंदर। दूसरा जो इसका बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि ये जितने भी मिसाइल्स हैं और जो भी बॉम्ब इस्तेमाल किए हैं ये बहुत ज़्यादा कीमती हैं। इनकी जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, डॉलर्स में इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अब इतने, इसको हम फौजी इस तरह में कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, के एसिमेट्रिक वॉरफेयर इसलिए इस तरह से कहते हैं कि दो इम्बैलेंस्ड
या दो मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस के दरमियान जंग होती है, तो जहाँ पे यूएस और इजराइल के पास तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एमुनेशन और से ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों के पर टोटल रिलाय किया है। तो एक 10-20 हज़ार का 30 हज़ार का ड्रोन जाता था और उसको गिराने के लिए इनको 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन का एक मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ता था, इंटरसेप्टर इस्तेमाल करना पड़ता था जी। तो हालत ये हो गई कि ये ड्रोन तो गिरा रहे थे जी, मगर उसकी कीमत बहुत भारी अदा कर रहे थे जी। तो एक तो तादाद इनकी बहुत कम हुई और दूसरा कीमतन उनके ऊपर बहुत लोड पड़ा और हालत ये हो गई थी इनकी कि इन्होंने फिर साउथ कोरिया से जो इनकी था, जिसको टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसकी बैटरीज और उसके मिसाइल्स वहां से मंगवाने पड़े साउथ कोरिया से। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने इंडो पैसिफिक में जो इनका जो फ्रंट बनता है या इनका जो थिएटर बनता है वहां से इन्होंने फिर अपनी चीज़ें, अपने एमुनेशन, अपने मिसाइल्स वहां से मंगवा कर उन्होंने फिर यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। अब अगर ये कहें हम कि जी ये स्टॉक्स को रिप्लेनिश कर सकें और दोबारा ईरान के ऊपर हमलावर हों, तो इनको रिप्लेनिश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कि मतलब ऐसा नहीं है कि चंद हफ्तों में ये सारे स्टॉक्स इनके रिप्लेनिश हो जाएं। ये बहुत महंगे और टाइम कंज्यूमिंग और बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म के मिसाइल सिस्टम्स हैं, वेपन सिस्टम्स हैं, तो इनके लिए इनको काफ़ी टाइम चाहिए होगा। अच्छा ब्रिगेड साहब, अगर हम अमेरिकन जो नशरियाती इदारे हैं इनकी रिपोर्ट को देखें तो उनके मुताबिक जो थार्ड की जो प्रोडक्शन है वो 8 इंटरसेप्टर्स पर मंथ है और ये 96 पर ईयर है। इसके साथ साथ अगर हम पैट्रियट पैक 3 को देखते हैं उसकी 50 जो है ना इंटरसेप्टर्स पर मंथ है और 600 जो है आप कह लें कि एनुअल इसकी कास्ट बनती है। इसके साथ साथ जो टोमाहोक मिसाइल है जिसको इस्तेमाल करके पहले ही दिन आयतुल्ला खामनाई साहब को शहीद किया गया था, उसकी भी प्रोडक्शन तकरीबन 50 के करीब पर मंथ है। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो 900 के करीब जो असला पहले 3-4 दिनों में इस्तेमाल कर दिया गया था, इसकी जो रिकवरी के लिए और ये जो हम जो अदादो शुमार ये सामने आ रहे हैं इनके प्रोडक्शन कास्ट के, तो इससे तो आप क्या समझते हैं कितना टाइम लगेगा इनको इस रिकवरी में? ये मैंने जैसे पहले अर्ज किया ना कि ये चंद दिनों या चंद हफ्तों की बात नहीं है, ये डेफिनेटली महीनों और सालों का सिलसिला होगा जब ये वापस उस लेवल पे आ जाए कि जहाँ पे ये दोबारा जंग शुरू कर सके। देखिए, ये इनको सबसे पहले तो अमेरिका को ये देखना चाहिए था कि उन्होंने जब ये वो मुकम्मल तौर पर तैयार थे, इनकी अपनी तैयारियां मुकम्मल थी इस जंग में जाने के लिए। जब हम तैयारियों की बात करते हैं और अगर हम खाली वेपन सिस्टम्स और एमुनेशंस और मिसाइल्स और ड्रोन्स की इनकी अगर हम बात करें तो क्या इनके पास इतने ड्रोन्स मौजूद थे कि ये एक लॉन्ग ड्रॉन आउट या एक लंबी जंग से लड़ सकते? ये इसलिए जंग में गए हैं इन्हीं एमुनेशन के स्टॉक्स के साथ कि इनका ख्याल ये था कि जैसे वेनेजुएला में ये 2 दिन में बगैर कोई बहुत ज़्यादा जंग लड़े हुए फातेह हो गए हैं, तो ये ईरान में भी यही कर लेंगे कि ईरान की लीडरशिप को ये शहीद कर देंगे और उसके बाद वहाँ पे अफरा तफरी मच जाएगी और ईरान इम्प्लोड करेगा, यानी कि उसकी अंदरूनी जो सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो एकदम से ख़राब हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनेगी, अपहीवल होगा और इसी में ईरान जो है वो कोलैप्स करेगा और ये उसको ईरान के ऊपर फातेह हो जाएंगे। वो सब तो हुआ नहीं जी। और अब ईरान को ना तो ये किसी तरह से डिफीट कर सकते, यूएसए ने और इजराइल ने अपने कोई भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ईरान में अचीव नहीं किए हैं जी। ना रिजीम चेंज हुआ है, ना उनकी फौज किसी भी तरह से उनके ताबे आई है, ना उनके मिसाइल्स ख़त्म हुए हैं, ना उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हुआ है, ना हॉर्मुज़ स्ट्रेट्स के ऊपर अमेरिका अपनी जारादारी कायम कर सका है, ना इनके जो सपोर्टर्स हैं जैसे हिजबुल्लाह है लेबनान में या हमास है या हूतीज़ हैं यमन में, ना वो ख़त्म हुए हैं। तो किसी भी तरह से यूएस और इजराइल की जो एक अलायंस है उसको किसी भी तरह से कोई फतह हासिल नहीं हुई और इस दौरान वो अपने बहुत सारे परसेंटेज जो है अपने स्टॉक्स का, अपने हथियारों का, अपने मिसाइल्स और बॉम्ब्स का वो इस्तेमाल कर चुके हैं। अब दोबारा उस स्टेज पे आने के लिए कि दोबारा ये ईरान के ऊपर हमला करें, इनको पहले से बहुत ज़्यादा तैयारी चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा
मिसाइल्स और ये बॉम्ब्स और सारे वसाइल चाहिए होंगे, उसके बाद ही ये दोबारा इसके बारे में सोच सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब वो अपने नवंबर के जो उनके मिड टर्म इलेक्शन होने हैं उसकी वजह से भी वो वापस जा चुके हैं, और उससे पहले तो किसी सूरत में ये दोबारा जंग नहीं शुरू करेंगे। अच्छा ब्रिगेड साहब, इसके साथ साथ हम अमेरिका के अंदर एक और डेवलपमेंट देख रहे हैं। जो अमेरिकी वाने नुमाइंदगान है, एक बड़ी अहम तरमीम है, उसके ऊपर वोटिंग कर रहे हैं। वो इसराइल के खिलाफ एक तरमीम पेश की गई है। ये रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस है थॉमस मैसी, इन्होंने ये तरमीम पेश की है। इन्होंने ये कहा है कि जो इसराइल को 3.3 अरब डॉलर की इमदाद सालाना दी जाती है, इसको फौरी तौर पर रोक दिया जाए। इस 3.3 अरब डॉलर में जो आयरन डोम के लिए सालाना 1,139 अरब रुपए दिए जाते हैं, ये बड़ा वाज़ेह तौर पे इस तरमीम में कहा गया है कि इसको भी फौरी तौर पर रोक दिया जाए। इसमें जो डेमोक्रेट रहनुमा हैं वो इसमें हमें नज़र आ रहे हैं, उनकी तरफ से इस तरमीम को फुली सपोर्ट की जा रही है। इसके साथ साथ जो रिपब्लिकन जो रुकन कांग्रेस हैं वो भी इसकी हिमायत करते हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये मेजर ब्रेक थ्रू होगा अमेरिका इसराइल के ताल्लुकात में, अगर ये तरमीम पास हो जाती है तो आइंदा आप अमेरिका इसराइल के ताल्लुकात को किस तरह देखते हैं? जी देखिए, मेरे ख्याल में अगर फिल वक्त अगर देखा जाए तो इसराइल का जो कंट्रोल है अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर वो बहुत स्ट्रांग है जी, और जो इसराइल की लॉबी जो है अमेरिका के अंदर वो भी बहुत स्ट्रांग है, और उनके अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एपेक है जी, वो इतना ज़्यादा फंड करते हैं तमाम सियासतदानों की इलेक्टोरल कैंपेन्स को कि वो तमाम सियासतदान चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, वो इसराइल और जो इस सपोर्ट के बगैर वो जीत नहीं सकते हैं अपने इलेक्शंस को। और ना डेमोक्रेटिक पार्टी और ना ही रिपब्लिकन पार्टी किसी तौर पर जूइश लॉबी को और जूइश फाइनेंसेस को वो नाराज कर सकते हैं कि जूइश लॉबी को नाराज करें और उनको जो पॉलिटिकल कैंपेन्स में इलेक्टोरल कैंपेन्स में जो सपोर्ट मिलती है फाइनेंशियल वो बंद हो जाए या वो कम हो जाए, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये। तो ये जो अभी उन्होंने एक करारदाद पास की है, जो यकीनी तौर पर ये एक नई डेवलपमेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी तौर पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से या अमेरिकन सेनेट में ये पास होगी और ये कोई कानून बनेगा, क्योंकि जूइश लॉबी के जो और इजराइल का जो अभी तक कंट्रोल है तमाम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के ऊपर, जिसके अंदर तमाम पार्टीज, तमाम क्या दोनों पार्टीज डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स शामिल हैं, उनके जो चीदा लीडर्स हैं वो सब शामिल हैं। तो ये मेरे ख्याल में मुझे कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जब तक कि कोई बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट नहीं होता अमेरिकन पॉलिटिक्स में और वो अपना बिल्कुल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन या अपना रुख तब्दील नहीं कर लेते और इजराइल से वो बैलेंस्ड किस्म का नज़रिया लाते हैं पूरी दुनिया के लिए। जब तक वो नहीं होगा मेरे नहीं ख्याल कि कुछ भी चेंज होगा। इस जंग में उनको अभी शिकस्त हुई है और सबसे बड़ा जो उनको जो सरप्राइज़ मिला है वो ये है कि इन्होंने अपनी 50-60% हथियार इस्तेमाल कर लिए हैं और इनको कोई फतह हासिल नहीं हुई। अब अगर वो कोई अमेरिकन चाहेंगे कि अपना कानून तब्दील करके सूरत हाल को तब्दील करें तो मुझे फिल वक्त तो ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा ब्रिगेड साहब, अब जो मौजूदा अब हम ये देख रहे हैं जो आयतुल्लाह खामनाई साहब की जो शहादत के मौका पर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान की तरफ से गया। इसके बरक्स अगर हम इंडिया की सूरत हाल देखें तो मोदी ने इस फ्यूनरल में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने जो बिहार के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन साहब, उनको भेजा है। तो जिस वक्त ये जंग शुरू हुई थी उस वक्त भी हमने ये देखा था कि मोदी जिस तरीके से इसराइल की पार्लियामेंट कॉन्सेट के अंदर खड़े होकर इसराइल के साथ यकजहती का इजहार कर रहे थे। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये वाज़ेह पैगाम है ईरान को, हम आने वाले दिनों में ये भारत और ईरान के ताल्लुकात को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये तो जंग शुरू होने से पहले ही मेरे ख्याल में हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया था कि इजराइल और ईरान के दरमियान में अगर उसने किसी एक को चूज़ करना है जी तो वो इजराइल को चूज़ करेगा। तो जंग से 2 दिन पहले तक तो वो
इजराइल की पार्लियामेंट कनेसेट में खड़े होकर उनको ये कह रहे थे कि इजराइल जो है, जूस जो है वो बाप है और हिंदुस्तान जो है वो माँ है सिविलाइजेशंस में, और क्या इस किस्म की वो बातचीत कर रहे थे। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने अपनी सपोर्ट जो है वो इजराइल में खड़े होकर और उनकी पार्लियामेंट में खड़े होकर वाज़ेह तौर पर इजराइल के हक में उन्होंने अपना वोट जो है वो डाल दिया था उस वक्त। उसके बाद जब, और हम ये नहीं समझ सकते कि उनको मालूम नहीं था या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम नहीं था कि जंग शुरू होने वाली है। यकीनी तौर पर उनको इसका अंदिया मिल गया होगा, इसके इंडिकेटर्स जो हैं वो मिल गए होंगे, और इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत पहले मालूम हो जाता है कि अगले हालात क्या होने वाले हैं। और अगर उनको ये सब मालूम था और उसके बावजूद वो इजराइल में गए हैं और उन्होंने वहाँ पर ये स्टेटमेंट दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो वाज़ेह तौर पर उनका झुकाव जो है वो इजराइल की तरफ है। और ईरान को भी अब इस बात पे काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी कि हिंदुस्तान जो है वो इजराइल की तरफ ज़्यादा जो बनिस्बत ईरान के। और फिर जो उन्होंने एक वहाँ पे मुसलमान अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, वो भी गवर्नर लेवल से शायद कम, या लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये क्या है? जी लेफ्टिनेंट जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन। हाँ जी, तो वो उन्होंने वहाँ पर भेजे हैं, तो उसका फिर जो भी वहाँ पे प्रोटोकॉल मिलेगा वो भी जारी बात है उनकी स्टेटस के मुताबिक ही मिलेगा। तो ये एक काफ़ी एक डाउन टर्न है, एक ये ईरान और इंडिया के जो है, और हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा वापस उन्हीं पुराने लेवल पे आने के लिए कि जो उसके ताल्लुकात थे ईरान के साथ। जी ब्रिगेड साहब, मैं और आपको एक बात मैं कह लूँ जी, हमें भूलना नहीं चाहिए कि अब एक और एक्सेस बन रहा है इस रीजन के अंदर, जिसमें यूएस है, इजराइल है, यूएई है और इंडिया है। इनका पहले से ही एक I2U2 जिसको कहते हैं, I2 से इंडिया एंड इजराइल, U2 से यूएई और यूएसए, ये एक इनका अलायंस पहले से ही बना हुआ है, और अब ये अलायंस ज्यादा जोर पकड़ रहा है। और अगर ये उस अलायंस को भी शिप को भी ये मद्देनजर रखते हैं, तो उसमें क्लियर है कि हिंदुस्तान जो है वो इजराइल और यूएसए के साथ मिला हुआ है और उनकी साइड पे है, और वो ईरान की साइड पे नहीं है। और अगर उसने बैलेंस्ड कोई अपना अप्रोच दिखानी है या बैलेंस्ड पॉलिसी दिखानी है, तो उसको फिर I2U2 उसे बाहर तरीके से मिडल ईस्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल में इस वक्त उनके पास में नहीं है। जी ब्रिगेड साहब, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं फायजा बुखारी साहिबा। जी फायजा, में थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं इसराइल कार्ड्स, उनका ये बयान आया है कल कि हमारा अगला टारगेट जो है वो मुज्तबा खामनाई होंगे। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं इस सिचुएशन में, जिस वक्त तदफीन हो रही है ईरान के अंदर, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये जारी रह सकेंगे? जी फायजा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी फायजा, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, ये आवाज आ रही है आपको? जी अब आई आवाज। अच्छा फायजा, हमें ये बताइएगा कि जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं इसराइल कार्ड्स, उनका कल बयान आया है कि इसराइल का अगला टारगेट मुज्तबा खामनाई होंगे। तो उसके साथ साथ हमने जेडी वैंस का भी बयान ये देखते हैं, उन्होंने ये बड़ा वाज़े तौर पे जो कतर और जो मिडल ईस्ट का दौरा है उसके बाद ये कल बयान दिया है कि ईरान ने अगर हमारी बात ना मानी तो हम ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं। तो आप ये क्या समझती हैं, जो मौजूदा सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, ये जो मौजूदा जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो जंगबंदी है, क्या इस सारे माहौल में ये जंगबंदी कायम रह सकेगी? जी आवाज आ रही है आपको फायजा? अच्छा ब्रिगेड साहब, हमें जरा थोड़ा सा इशू आ रहा है उनकी लाइन की तरफ से, तो ये आप हमें थोड़ा सा बताइएगा, ये जो बयानबाजी है इजरायली डिफेंस मिनिस्टर और जेडी वैंस की तरफ से, तो आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत-ए-हाल में ये
जो मुज़ाकरात हैं ये जारी रह सकेंगे? देखिए, हमें सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अमेरिका को अमन की और जंग रोकने की किस कदर ज़रूरत है। जी। अमेरिका की अपनी जो स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस हैं वो क्या हैं जिसकी वजह से उसने जंग को रोका है और उसने ये MOU साइन किया है और वो ये सारे पीस प्रोसेस में किया है। यकीनी तौर पर जैसे आपने पहले बात की कि उनके एमनिशन के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। जी। उसके अलावा उनके मिड टर्म के इलेक्शन जो है नवंबर में वो सर पर खड़े हैं। जी। तो इन दो खाली बातों को अगर हम मद्देनजर रखें तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका या इजराइल इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो जंग को दोबारा शुरू करें। जी। अब ये जो वो अभी धमकियां दे रहे हैं कि जी हम ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएंगे या हम जंग दोबारा शुरू करेंगे, ये पोजीशनिंग इसको हम कह सकते हैं कि ये अपनी जब नेगोशिएट हो रहे हों तो दोनों जो फरीक हैं वो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि जहाँ पे वो समझें कि वो अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और वो निगोशिएट करना चाहते हैं फ्रॉम अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन, फ्रॉम एन एडवांटेजियस पोजीशन से वो फिर बातचीत करना चाहते हैं। तो ये पहलू बदल बदल के ऐसे स्टेटमेंट्स इसीलिए दे रहे हैं कि वो अपनी पोजीशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। आप ईरान को भी देखें, वो भी इसी तरह से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम अगर ऐसा हुआ तो हम हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ऊपर उसको बंद कर देंगे, सारा ट्रेड तेल का कर देंगे और इस तरह से वो भी अपनी पोजीशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो ये दोनों साइडों से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मगर आप एक बात नोट करें कि जो पीस प्रोसेस है जी उसके अंदर कोई खास उस तरह की रुकावट नहीं आई, चाहे डायरेक्ट बात हो रही हो चाहे इनडायरेक्टली बात हो रही हो जैसे भी दोहा में हुई है, मगर प्रोसेस चल रहा है और ये मेरे ख्याल में चलता रहेगा क्योंकि दोनों साइड्स जी US और इजराइल और ईरान दोनों साइड से चाहते हैं कि अमन आए और किसी न किसी तरह से ये मामला सुलझ जाए। और अगर किसी एक मुल्क ने, अगर फॉर मिसाल के तौर पर इजराइल ने अगर स्पॉइलर का रोल अदा किया और सारे का सारा पीस प्रोसेस जो है उसको सैबोटाज करने की कोशिश की तो उसका नुकसान फिर ना सिर्फ ये कि इजराइल को होगा बल्कि पूरे खत्ते को, मिडल ईस्ट को होगा और सबसे बढ़कर अमेरिकन इंटरेस्ट जो हैं इस खत्ते में उनका नुकसान होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका अब इजराइल को ऐसी इजाज़त देगा कि वो कार्रवाई करे जिससे उसके अपने से मुराद अमेरिकन इंटरेस्ट जो हैं मिडल ईस्ट के अंदर उनको कोई नुकसान पहुंचे। तो ये गीदर भपकियाँ हैं और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हैं इसमें। जी ब्रिगेड साहब, इस वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद अभी हम दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।